हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में कार्ल मार्क्स के जीवन चरित्र के बारे में बात करी थी और उनकी रचनाओं के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे कि कार्ल मार्क्स का समाजशास्त्रीय योगदान क्या है। समाजशास्त्रीय योगदान से मतलब है कि उन्होंने समाजशास्त्र में कौन कौन से सिद्धांत दिए और कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं। देखिए, हम बात करते हैं कि जो एक समाजशास्त्री के रूप में यदि हम मार्क्स का देखें योगदान, तो वो निसंदेह बहुत महत्वपूर्ण है। वे सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अवलोकन और विश्लेषण पर जोर देते थे। जैव जगत में जैसे डार्विन ने विकास के नियम का पता लगाया था, वैसे ही मार्क्स ने मानव इतिहास में विकास के नियम का पता लगाया है। उन्होंने इस सच्चाई का पता लगाया है जो अब तक विचारधारा के आवरण के नीचे ढकी हुई थी कि राजनीति, विज्ञान, कला, धर्म आदि की ओर से ध्यान देने से पूर्व मानव को भोजन, वस्त्र, निवास की सुविधा आवश्यक होती है। अतः जीविका उत्पादन के भौतिक साधन ही किसी युग की राजकीय संस्थाओं, कानून, कला और धर्म निर्धारित करते हैं। ठीक है, इसीलिए उसके ही प्रकाश से इन सब की व्याख्या की जानी चाहिए, ना कि इसके विपरीत जैसा कि अब तक होता आ रहा है। ठीक है, यदि दूसरी शब्दों में यदि हम कहें तो कार्ल मार्क्स जो है वो आधुनिक समाजशास्त्र के पिता भी माने जाते हैं। उन्होंने जितना भी साहित्य का लेखन किया है वो अब तक सारा समाजवादी लेखन है। मार्क्स कहते थे कि मैं विश्व का नागरिक हूँ और मैं जहाँ कहीं भी हूँ सक्रिय हूँ। एक समाजशास्त्री के रूप में वे सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अवलोकन पर जोर दिया करते थे। अब हम बात करते हैं कि कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये जो अवधारणा है मार्क्स ने वो हीगल से ग्रहण की थी। हीगल का मत था कि विश्व का विकास जो है वो संघर्ष और द्वंद्व से हुआ है, और ये जो द्वंद्व होता है वो वाद, प्रतिवाद और संवाद से जो है वो की प्रक्रिया से गुजरता है। अतः कोई भी एक चीज़ होती है, उसके विरोधी तत्व होते हैं, और जब उसके विरोधी तत्व उसके दोनों के बीच में एक संवाद होता है तो एक नई जो है नवीन रूप विकसित होता है, जिसको कि हम संवाद कहते हैं। तो ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था इनका। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इतिहास के भौतिकवाद की व्याख्या की है इन्होंने। ये आपको स्क्रीन पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, इसको आप सही कीजिएगा। ये व्याख्या है, जहाँ पर इतिहास का आर्थिक व्याख्यात लिखा है वो आर्थिक व्याख्या है, या जिसको हम आर्थिक निर्धारणवाद भी कहते हैं। मार्क्स के इतिहास की व्याख्या भौतिक और आर्थिक प्रदान की है। आपका मत है कि इतिहास का निर्माण राजा रानियों के किस्सों, सेना नायकों की जय और पराजय तथा जनसंख्यात्मक कारकों से न होकर आर्थिक कारकों से हुआ है। उत्पादन प्रणाली ही मूल है और वही सभी समाजों की सभ्यता और संस्कृति का निर्धारण करती है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने देखिए एक दिया है कि पूंजीवाद की व्याख्या की है इन्होंने। ठीक है, और उनके भविष्य के संबंध में भी विचार प्रदर्शित किए हैं। मार्क्स कहते थे कि समाज के अंदर दो तरह के लोग पाए जाते हैं, पहला पूंजीवाद और दूसरा मजदूर वर्ग। पूंजीवादी व्यवस्था या पूंजीवाद वो होता है जिनका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है, जो फैक्ट्री मालिक होते हैं या जो यूँ कह दीजिए कि बड़े अधिकारी होते हैं या बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो सभी जो होते हैं वो पूंजीवाद होते हैं। और दूसरे जो लोग होते हैं जो उनके यहाँ काम करते हैं वो सारा श्रमिक वर्ग कह सकते हैं इनको, और सर्वहारा वर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है इन्होंने अपने विचार दिए हैं राज्य और शासन से संबंधित। तो इन्होंने हमेशा जो है एक समाजवाद की अवधारणा दी है। मार्क्स ने हमेशा एक समाजवाद की अवधारणा दी है, और उन्होंने कहा है कि राज्य की जो अवधारणा है वो सभी समाजों में प्रजातंत्र पर जोर दिया है, और इन्होंने समाजवाद पर जोर दिया है। प्रशासन में भी ये कहते हैं कि प्रशासन में शक्तियों का एक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ये राजतंत्रात्मक व्यवस्था
व्यवस्था के विरोधी रहे हैं हमेशा से, और इन्होंने हमेशा प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्र के संबंध में धारणा प्रदर्शित की है। मतलब प्रजातंत्र को इन्होंने महत्व दिया है। प्रजातंत्र क्या होता है? जिसमें जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन होता है। जनता ही अपने अधिकारियों को चुनती है या नेताओं को चुनती है, और फिर वो नेता जो है वो समाज के लिए कार्य करते हैं। तो ये कुछ है। धर्म पे इनका कभी भी विश्वास नहीं रहा है। धर्म के बारे में मार्क्स हमेशा कहते हैं कि धर्म जो है एक अफीम की तरह होता है, जिसमें जब व्यक्ति मानता है तो वो धीरे धीरे धर्मांध हो जाता है और धर्म के ही कार्यों में लिप्त हो जाता है। दूसरे कार्यों में फिर उसका विकास जो है वो हमेशा रुक जाता है। तो वो धर्म के पक्ष में कभी भी नहीं रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति को धर्म की पालना जो है अपना धर्म निभाकर, या यूँ कह दीजिए कि यदि आप अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं सही तरीके से, तो वो धर्म से रिलेटेड है। इसके अलावा वो किसी भी तरह के पाखंड और अंधविश्वास इनके जो है वो विरोधी रहे हैं हमेशा। राष्ट्र के संबंध में उनकी ये धारणा रही है कि राष्ट्रवादी अवधारणा का जो है इन्होंने हमेशा समर्थन किया है, और इन्होंने ये कहा है कि राष्ट्र जो है वो किसी भी व्यक्ति की प्रगति, जो राष्ट्र का विकास जब ही होगा जब वहाँ के लोगों का विकास होगा, जब वहाँ के लोगों के पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा, तभी जो है राष्ट्र का विकास होगा। अगली जो इनकी अवधारणा है वो वर्ग संघर्ष की अवधारणा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो मार्क्स का जो मत है कि वर्ग जो होता है वो हर व्यक्ति किसी न किसी वर्ग का सदस्य रहा है। वो जाति व्यवस्था के अतिरिक्त वो जो है वर्ग व्यवस्था को ज़्यादा समर्थन दिया करते थे, और उन्होंने ये कहा है कि वर्ग निर्माण के अंदर जो है वो आर्थिक आधारों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, और समाज में आर्थिक असमानता ही जो है वो वर्ग को जन्म देती है। उन्होंने समाज को कई वर्गों में भी बांटा है, जैसे कि आर्थिक साम्यवादी युग, दासत्व युग, सामंती युग और पूंजीवादी युग। और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रत्येक युग में दो वर्ग रहे हैं। एक तो वह जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है, और दूसरा वह जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व नहीं होता, अर्थात मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग। और ये दोनों ही वर्ग जो हैं वो अपने अपने हितों के लिए सदैव संघर्ष रहते हैं। इसीलिए मार्क्स कहते हैं कि अभी तक का जितना भी इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। एक इन्होंने दिया है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स ने जो है अपनी पुस्तक दास कैपिटल में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया है। अतिरिक्त मूल्य से तात्पर्य ये होता है कि कोई भी वस्तु जो है या जिसकी जितनी लागत होती है उसको जब हम बेचते हैं तो उसके बीच का जो अंतर होता है, जैसे मान लीजिए एक पेन का हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक पेन की जो लागत है, उसमें इंक है, उसका प्लास्टिक है, ये सारी चीज़ों की लागत मान लीजिए 20 रुपये आया है, और उसको हमने जो है 30 रुपये में बेच दिया, तो जो 10 रुपये एक्स्ट्रा है वो हमारा अतिरिक्त मूल्य होता है। और मार्क्स ये कहते हैं कि ये जो अतिरिक्त मूल्य होता है वो पूंजीपति अपने पास रख लेता है, जबकि होना ये चाहिए कि ये जो अतिरिक्त मूल्य है, अगर 10 रुपये का फ़ायदा हुआ है तो 5 रुपये पूंजीपति अपने पास रखे और 5 रुपये जो है वो श्रमिक अपने पास रखे। परंतु ऐसा नहीं होता है। जो श्रमिक वर्ग है उसको उसका मेहनताना देकर और बाकी जितना भी लाभ होता है अतिरिक्त वो स्वयं ले लेते हैं। नेक्स्ट हमने बात की है अलगाव के सिद्धांत की। तो मार्क्स का जो है वो अलगाव का सिद्धांत भी दास कैपिटल में ही दिया हुआ है। इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताई है। तो ये जो है अलगाव का सिद्धांत ये होता है कि ये भी पूंजीवादी व्यवस्था की ही देन है। वर्तमान में क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था व्यक्ति की अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं, श्रम और सामाजिक सिद्धांतों, ठीक है, संबंधों, इनसे जब व्यक्ति की अरुचि हो जाती है, व्यक्ति उनके अंदर जो है काम नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर उसमें अलगाव का सिद्धांत, अलगाव की जो है प्रवृत्ति आ जाती है, उसे मानसिक संतोष प्राप्त नहीं होता है। इस कारण क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो श्रमिकों में अलगाव का जो है
वो भावना पैदा करती है। एक इन्होंने दिया है कि सामाजिक परिवर्तन और सिद्धांत। परिवर्तन से मतलब ये है कि मार्क्स ये कहते हैं कि जब भी पूंजीपति और श्रमिक के अंदर जो है संघर्ष होता है अपने अपने अधिकारों को लेकर, तो समाज में एक नए परिवर्तन का उदय होता है, समाज में एक नए जो है समाज का उदय होता है, और उसी समाज को उन्होंने साम्यवाद की जो है नाम दिया है। हमारा 9th पॉइंट देखिए आप, साम्यवाद लिखा है। तो साम्यवाद में ये है कि व्यक्ति जो है अपने लिए कार्य करता है, जो भी वो कार्य करता है उसका उसे उचित लाभ मिलता है। पूंजीपति और श्रमिक के बीच का जो भेद है वो साम्यवादी व्यवस्था के अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो मार्क्स के पद्धति में इन सब चीज़ों का जो है वो बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। ये मार्क्स के कुछ सिद्धांत हैं जो अपन अपने आने वाले वीडियोस के अंदर भी मैं आपको एक एक सिद्धांत करवाऊंगी। तो ये जो है मैंने आपको उनके बारे में बताया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मार्क्स ने जो है वो हमेशा ही हर चीज़ का जो है आर्थिक आधार महत्वपूर्ण बताया है, और उन्होंने ये कहा है कि मनुष्य जो है वो अर्थव्यवस्था के अंदर मनुष्य का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा होता है। उनके ऊपर जो है अपने समाज का, संस्कृति का बहुत प्रभाव पड़ा है, और यही कारण है कि मार्क्स जब पैदा हुए तो उस समय औद्योगिक क्रांति, मशीनीकरण इनका युग हो चुका था, पूंजीवाद का उदय हो चुका था। उन्होंने स्वयं जो है ये देखा कि श्रमिक के अधिकारों का हनन हो रहा है, पूंजीपति उनके अधिकारों का जो है वो हनन कर रहे हैं, उनको अपने कार्य का उचित मूल्य नहीं दे रहे हैं। इसी कारण जो है मार्क्स इन चीज़ों से आहत हुए। मार्क्स उन विरले लोगों में से थे जो विज्ञान और सार्वजनिक जीवन का एक साथ नेतृत्व करते थे। ये दोनों पहलू उनके इतने घुले मिले थे कि विद्वान मार्क्स और समाजवादी योद्धा मार्क्स दोनों का ध्यान में रखकर ही हम मार्क्स को समझ सकते हैं। और मार्क्स का ये विचार था कि अनुसंधान के अंतिम फल की चिंता किए बिना विज्ञान का अनुशीलन विज्ञान के लिए ही किया जाना चाहिए। तो ये हम मार्क्स को हम अपने अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने मार्क्स के बारे में आपको बताया, मार्क्स की रचनाओं के बारे में आपको बताया। आपको किसी भी तरह का इसके अंदर कोई डाउट है आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में सभी के जवाब दूंगी। और भी किसी तरह का यदि आपको कोई किसी मेरे प्रीवियस वीडियो में भी किसी तरह का डाउट है तो आप अपने उसी वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स हैं आप उस कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सवालों का मैं जवाब दे पाऊँ। थैंक यू।